लिटरली मुझे नहीं लगा था कि ये मूवी इतनी अमेजिंग टर्न लेगी सेकंड हाफ में। आई रियली रिकमेंड कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें फॉर एन अमेजिंग टर्न इन द प्लॉट। ये स्टोरी बहुत ही लंबी होने वाली है क्योंकि इस पूरी कहानी में दो बहुत ही अमेजिंग प्लॉट्स हैं जिन्हें मैं सेम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि दो अलग अलग वीडियोस में उतना मजा नहीं आएगा जितना इस एक वीडियो में आएगा। So, let's get started। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही खूबसूरत रिजॉर्ट से जो कि पहाड़ों के बीच में कहीं बसी होती है। बट इस रिजॉर्ट में होता है एक इंसिडेंट, एक चोरी की वारदात, जिसके लिए लोकल पुलिस ऑफिसर्स को वहां पर बुलाया जाता है क्योंकि चोरी यहां पर हुई होती है एक हीरे की अंगूठी का, जिसका आरोप लगाया जाता है सर्विस मेट पर। नाउ इस पूरी टीम में एक बहुत ही इंटेलिजेंट कांस्टेबल होता है जिसका नाम होता है गिरी, और वो इस जगह पर उस पर्सन की कार को देखने लगता है जिसकी वाइफ की वो रिंग चोरी हुई होती है। नाउ उस चोरी हुई रिंग की कीमत होती है 4 लाख रुपए, जिसकी चोरी का इल्जाम उस सर्विस मेट पर लगता है क्योंकि वही उनके रूम की सफाई करती थी, जिसके लिए गिरी उस पर्सन से उस रिंग की एक फोटो मांगता है जिसे दिखाने के लिए वो पर्सन उसे अपना मोबाइल फोन दे देता है। नाउ गिरी यहाँ पर वैसे तो एक कांस्टेबल होता है, पर सभी जानते होते हैं कि उसका दिमाग कितना तेज है, इसलिए सभी उसकी एक एक बात मानते हैं, इवन कि उसका सीनियर भी। और सेम इसी वजह से जब गिरी बाकी सभी कांस्टेबल्स को रूम की तलाशी लेने के लिए कहता है तो कोई भी उसकी इस बात का विरोध नहीं करता और रूम की तलाशी लेने के लिए वो चले जाते हैं, जिसमें वो उस लेडी को भी अंदर ले जाते हैं रूम के। बट इन सब से उस पर्सन का फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसको जब गिरी ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि उसके पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसके लिए गिरी जब उसे अपने जूते उतारने के लिए कहता है तो वो पर्सन हिचकिचाने लगता है, जिसके आखिर में जब वो जूता उतारता है तो सेम उसी जूते में से वो रिंग बाहर आती है, मींस ही वाज द थीफ। नाउ सभी ऑफिसर्स वहां से वापस चले जाते हैं क्योंकि वो लेडी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखवाती। बट इन सब से हमें पता चल जाता है कि गिरी यहाँ पर कितना इंटेलिजेंट है, और सेम इसी बात के लिए जब उसका सीनियर उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वही पर्सन चोर होगा, तो गिरी कहता है कि जब उसने उसकी कार देखी तभी वो समझ गया था कि वो पर्सन एक नंबर का कंजूस है, क्योंकि उसके पास 4 लाख की कार तो होती है बट इतने पैसे नहीं होती कि वो उसके घिसे हुए टायर्स को बदलवा सके। साथ ही गिरी ने रिसेप्शन में ये भी पूछ लिया होता है कि उन लोगों ने पेमेंट करी है या नहीं, जिसके लिए उसे बताया जाता है कि उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गए हैं, विच मीन्स कि उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। साथ ही जब उसने उसके फोन को लिया था रिंग की फोटो देखने के लिए तो उसने उसकी सर्च हिस्ट्री भी देख ली थी, जिसमें वो पर्सन डायमंड प्राइस रीसेल वैल्यू देख रहा था डायमंड रिंग की, जिससे उसका शक और भी बढ़ गया। एंड लास्टली उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ये बताने के लिए काफी था कि उसी ने ही रिंग को चुराया है, जिससे गिरी का सीनियर उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेज करता है और बाकी सभी से कहता है कि वो उससे कुछ सीखे, क्योंकि एक प्रोफेशनल चोर भी यही सब कुछ करता जो कि उस पर्सन ने किया। और सेम इसी तरह से क्राइम ब्रांच भी इस केस को सॉल्व करती अगर वो इस केस को लेती तो। नाउ सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक विलेज में जिसका नाम होता है नमपारा, जो कि विलेज होता है गिरी का, जिससे यहाँ पर हमें कहानी के कुछ और कैरेक्टर्स को दिखाया जाते हैं, जिनमें से एक होती है लक्ष्मी, जो कि क्लासमेट हुआ करती थी गिरी की। जिसके बाद गिरी जब एक ढाबे में जाता है तो यहाँ पर हमें 3 और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है शाजी, जो कि क्लासमेट हुआ करता था गिरी का, और दूसरा होता है सुरेश, जो कि एक सोशल वर्कर होता है। तो ये तीसरा पर्सन सेम सुरेश के लिए काम करता है। नाउ सुरेश ने यहाँ पर 2 कबड्डी प्लेयर्स के साथ हाथापाई करी होती है, जिसके लिए गिरी जब उससे पूछता है कि उनके बीच में किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी, तो सुरेश इस पूछताछ को पसंद नहीं करता और उसे कहता है कि वो अपनी पुलिस गिरी पुलिस स्टेशन तक ही रखे, जिससे बाकी के ये दोनों लोग भी सुरेश का साथ देने लगते हैं और एक तरह से गिरी को ये एहसास दिलाते हैं कि वो सिर्फ एक कांस्टेबल है और उसे सीनियर ऑफिसर की तरह एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। इवन कि वो तो ये तक कह देते हैं कि वो सुरेश को सल्यूट करे क्योंकि वो एक लोकल लीडर जो ठहरा, जिससे गिरी गुस्से में अपने आप को कंट्रोल करके वहां से निकल जाता है। नाउ कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन, जहाँ पर एक पर्सन ने सुसाइड कर ली होती है पेड़ पर लटक कर, जो कि पहली नजर में तो क्लियर कट सुसाइड दिखाई देती है, पर गिरी यहाँ पर डिटेल्स देखने लगता है, जैसे कि फांसी की रस्सी पीले रंग की होती है और वो भी एकदम नई,
साथ ही आसपास कोई कुर्सी या टेबल भी नहीं होता जिस पर चढ़कर उस पर्सन ने अपने आप को फांसी पर लटकाया होगा। साथ ही उस पर से एक अलग ही तरह की स्मेल भी आती है, जैसे कि अगरबत्ती या हवन करने से आती है। पर यहाँ पर सिचुएशन अलग होता है। पहले तो घर वाले पोस्टमार्टम करवाने से मना कर देते हैं, और दूसरा ये कि थाने का सीआई आज रिटायर हो रहा होता है और इसीलिए वो इस केस को जल्दी क्लोज करने के लिए इसे सुसाइड करार कर देता है, ताकि उसके पुलिस बनने की जर्नी में ये लास्ट केस उसके गले की हड्डी ना बन जाए। बट फिर भी पुलिस प्रोसीजर है तो पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ता है, जिसके लिए ये बॉडी को तालुका हॉस्पिटल में भेजते हैं ताकि सारी प्रोसेस जल्दी हो, जिससे सेम ही दिन बॉडी को परिवार वालों को भी दे दिया जाता है क्रियाक्रम करने के लिए। नाउ सीन यहाँ से शिफ्ट होती है थाने की तरफ, जहाँ पर रिटायरमेंट की फंक्शन चल रही होती है। बट जब गिरी यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि जिस आदमी ने उसे सुरेश को सल्यूट करने के लिए कहा था, सेम वही पर्सन थाने के बाहर खड़ा है। और सेम उसी के बारे में जब गिरी पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसे ड्रग स्मगलिंग में यहाँ पर लाया गया है, जिसमें वो बाइक पर गांजा लेकर जा रहा था। नाउ सभी ऑफिसर्स इस बात को लाइटली ले रहे होते हैं, क्योंकि गांव में ये सब आम बात होती है। हर कोई शराब और गांजा पीता है तो कोई ना कोई तो उसे लेकर आएगा ही। बट सिंस की आज सीआई सर की रिटायरमेंट हो रही होती है, वो इसे स्पेशली एक बड़ा केस नहीं बनाना चाह रहे होते। बट गिरी को तो जैसे उससे बदला लेना होता है अपने अपमान का, जिसके लिए वो एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कहता है उसके अगेंस्ट। इवन की एक झूठ भी बोलता है कि सबको पता चल गया है इसके बारे में, और अगर वो एफआईआर नहीं लिखेंगे तो उनकी यहाँ पर बदनामी होगी। जिससे वो कांस्टेबल ये बात सीधा एसआई सुखमरन को बताते हैं, जो कि अल्टीमेटली ये बात सीआई सर से डिस्कस करने लगते हैं कि वो क्या करे। नाउ जिस पर्सन पर गांजा तस्करी का आरोप होता है वो पर्सन देश से बाहर जा रहा होता है काम करने के लिए, और अगर पुलिस उसके अगेंस्ट एफआईआर कर दी है तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए एसआई सुखमरन कहते हैं कि वो उसे छोड़कर बाकी सब पर सेक्शन 27 के तहत एफआईआर कर दे, ताकि वो सब कोर्ट में फाइन देकर छूट जाए। बट गिरी यहाँ पर एक और झूठ बोलता है और कहता है कि गांजा स्कूल के पास से मिला है और पहले ही इतने सारे कंप्लेंट्स आ चुके हैं, अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो उन्हीं की ही बदनामी होगी। एक तरफ बाकी सारे ऑफिसर्स जहाँ पर अच्छी बातें कर रहे होते हैं कि एफआईआर ना हो, तो वहीं गिरी उतनी ही नेगेटिव बातें कर रहा होता है ताकि एक एफआईआर रजिस्टर हो उसके अगेंस्ट। जिससे सीआई सर समझ जाते हैं कि गिरी यहाँ पर पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है उस लड़के के साथ, और वो उसे अकेले में ले जाकर खूब डांटते हैं पर्सनल दुश्मनी को प्रोफेशनल लाइफ में लाने के लिए, और उसे एडवाइस करते हैं कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करे, छोटी छोटी बातों पर किसी से बदला ना ले। और ये उनकी लास्ट एडवाइस होती है गिरी के लिए, क्योंकि आज वो रिटायर हो रहे होते हैं। नाउ उनकी जगह पर एक नया सीआई आता है जिनका नाम होता है हरिलाल देव। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है जो कि रूल्स के अलावा किसी की नहीं सुनता, जिसके कारण गिरी की उनके सामने एक भी नहीं चलती। जिसके कुछ दिन बाद कबड्डी का एक मैच होता है जहां पर ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, बट जब रेफरी एक डिसीजन सुनाते हैं तो उसी की वजह से यहाँ पर तू मैं शुरू हो जाती है। और जब गिरी सुरेश को इन सब के साथ बहस करता हुआ देखता है तो वो इस मौके का फायदा उठाता है अपनी भड़ास निकालने के लिए, जिसके लिए वो उसे एक थप्पड़ मार देता है सबके सामने। इवन कि जब सीआई देव उसे रोकने की कोशिश करते हैं तब भी वो नहीं रुकता, जिससे गुस्से में देव उसे कीचड़ में उठाकर फेंक देते हैं, जिसका बकायदा वीडियो बनाकर मजाक उड़ाया जाता है गिरी का। और इसी मजाक की डर की वजह से वो स्टेशन नहीं जाता, बट जब वो जाता है तो सीआई देव उसका फिर से तमाशा बना देते हैं लेट आने के लिए, और वो भी सभी के सामने, जिससे गिरी उसे टॉलरेट नहीं कर पाता। और इस बात को वो शेयर करता है अपने पुराने सीआई पिल्लई सर से, जो कि उसे एडवाइस करते हैं कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करे। देव वक्त के साथ उसकी इम्पोर्टेंस समझ जाएगा। नाउ सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक बार में, जहाँ पर एक शराबी को जब ज्यादा शराब नहीं दिया जाता तो वो नशे में ढेर सारी बातें करता है अपने बारे में कि वो एक वक्त पर सबसे बड़ा चोर था, उसके सामने सभी चोर चीनी कम चाय थे। इवन की जो नया सीआई आया है वो भी उसे पकड़ नहीं पाया था जब वो उसी के मोहल्ले में चोरी करने गया था। नाउ सेम यहाँ पर गिरी भी होता है, जो कि उसकी एक एक बात को ध्यान से सुन रहा होता है, और उसके जाने के बाद वो एक आदमी से उसके बारे में पूछता है, जो कि उसे एक पुराना चोर बताता है। मींस कि वो जो भी बड़बड़ा कर गया वो सब कुछ सच था।
जिससे गिरी ठीक उसी के घर में जाता है और उससे सारी डिटेल्स लेने की कोशिश करता है उसे दारू देकर। बट वो पर्सन गिरी को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और कहता है कि वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है बल्कि एक पुलिस वाला है। वो दुनिया को भले ही झूठ बोल दे बट उसके सामने वो झूठ नहीं बोल सकता। चोर चाहे किसी को अंधेरे में देखे या फिर नशे की हालत में, वो पुलिस को कभी भी पहचान लेगा। पर इसे यहाँ पर कोई भी डर नहीं होता क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका होता है। इसीलिए वो गिरी से हर एक बात शेयर करता है अपनी लाइफ की, उससे कुछ भी नहीं छुपाता। जिसमें वो गिरी को एक इंसिडेंट के बारे में बताता है जहाँ पर जब सीआई देव उसके साथ मारपीट करते हैं चोरी के लिए, तो वो उससे बदला लेने के लिए उसी के मोहल्ले में चोरी किया करता था। उसने उसके नाक में दम कर रखी थी और आज तक सीआई देव उसे पकड़ नहीं पाया है। जिससे गिरी यहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाता है उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए, स्पेशली एक चोर की लाइफ के बारे में जानने के लिए कि चोर बना कैसे जाए। और ऐसा करने का इसका मेन रीजन होता है सीआई देव का नाम खराब करना और खुद का नाम बनाना, जो कि वो कैसे करेगा ये हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए कान्यान उसे बताता है कि वो आज तक पकड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे इस काम में मजा आता है। जैसे एक डॉक्टर सर्जरी करते वक्त एक एक बात का ध्यान रखता है, सेम वही प्रोफेशनलिज्म चोर बनने के लिए भी चाहिए होता है। 100% अलर्टनेस और 200% इंटेलिजेंस के साथ पूरी प्लानिंग करने के बाद ही एक परफेक्ट चोरी को अंजाम दिया जाता है ताकि चोरी होने के बाद पुलिस उसे कभी भी पकड़ ना पाए। और पता है सबसे मजा किसमें आता है? एक ऐसे घर में चोरी करने पर जो कि लोगों से भरा हो। खाली घर में तो कोई भी चोरी कर लेगा, बट जब घर में लोग होते हैं तो चोरी करने में जो फीलिंग आती है वो एक्साइटमेंट ही अलग होती है। ऐसी एक्साइटमेंट जो कि औरत और दारू में भी नहीं होती, जिसे अगर एक बार कोई चख ले तो वो उसके बिना रह नहीं सकता। जिससे गिरी उसकी एक एक कही हुई बातों को रात दिन सोचता रहता है एंड फाइनली एक प्लान बनाता है कन्यान के बातों को टेस्ट करने का, जिसमें वो एक ऐसे इंसान के घर को चूज करता है जो कि काम करने के लिए सभी से रिश्वत लेता है। और कन्यान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो घर में एंटर करने से पहले एक पतला सा धागा बांधता है गेट पर, जिसके बाद वो पेड़ के जरिए घर में घुसता है। पर बाहर निकलने का रास्ता वो सबसे पहले बनाता है घर का मेन दरवाजा खोलकर, ताकि जरूरत पड़े तो वो वहीं से भाग सके। जिसके बाद गिरी उस कमरे में एंटर करता है जहां पर दो कपल सो रहे होते हैं और उस कमरे के एक ड्रॉवर को खोलकर वो वहां से कुछ पैसे निकाल लेता है चुराने के लिए। बट जब वो निकल रहा होता है तो वो कुछ सामानों के साथ टकरा जाता है, जिससे वो आदमी जाग जाता है और गिरी भागने के लिए इस्तेमाल करता है मेन डोर का, जिसे उसने पहले ही खोल रखा था। नाउ ये इस गांव की पहली चोरी होती है जिससे बहुत सारे लोग आते हैं इसे देखने, और सेम ही रीजन के लिए पुलिस यहाँ पर कार्रवाई में कोई कमी भी नहीं बरतती। एंड सिंस की गिरी ने यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं छोड़े होते, वो देव के सामने अपनी इंटेलिजेंस शो करने लगता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है कि उसके घर से सिर्फ 5000 चोरी हुई है। जिसके लिए वो उसे रीजन बताता है कि वो आदमी सबसे रिश्वत लेता है, इसलिए उसके पास काला धन भी बहुत होगा। बट इससे भी बड़ा वो उसे रीजन बताता है घर के बाहर सेम उसी धागे को दिखाकर जो कि उसने गेट पर बांधा था, और उसे दिखाकर कहता है कि ये काम किसी ऐसे चोर का होगा जो कि बाहर से आया होगा, क्योंकि चोर जब किसी नए जगह पर चोरी करने के लिए जाते हैं तो वो उस जगह के घरों में सेम इसी तरह का धागा बांध देते हैं। अगर धागा टूटा मतलब घर में कोई है, और अगर धागा नहीं टूटा मतलब घर में कोई नहीं, जिससे वो सेम उसी घर में एंटर करते हैं बाद में। जिसके बाद गिरी वहां से दूर चला जाता है एक जमीन विवाद वाली जगह पर। तो वहीं इस जगह की जब अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है तो उन्हें एक चप्पल मिलता है ठीक पेड़ के पास, और ये चप्पल होता है गिरी का, जो कि वो भागते वक्त लेकर जाना भूल गया था। और सेम उसी चप्पल की मदद से देव उस चोर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए यहाँ पर बुलाया जाता है डॉग स्क्वाड को, जो कि दौड़ते हुए जाते हैं सेम उसी जगह की तरफ जहाँ पर गिरी गया होता है। जिससे एक सेकंड के लिए गिरी की सांसें अटक जाती है और उसे लगता है कि अब तो वो गया, पर वो चप्पल निकलती है उस जमींदार की जिसका जमीन विवाद चल रहा होता है। और गिरी ने वो चप्पल इसलिए चुराया होता है क्योंकि कान्यान ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, ताकि पुलिस अगर डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल भी करे तो वो उस इंसान के पीछे भागे जिसका वो चप्पल है, ना कि उसके पीछे। और गिरी अपने इस सक्सेसफुल चोरी से इतना ज्यादा खुश होता है कि वो पूरे गांव में चोरी की वारदात को अंजाम देने लगता है। जो भी उसे कहता कि मेरा घर सबसे सेफ है, मेरे घर में चोरी हो ही नहीं सकती,
गिरी सेम उसी के घर में जाता है चोरी करने, जिससे देव पर दबाव दिन ब दिन बढ़ता जाता है उस चोर को पकड़ने के लिए, जिससे मजबूर होकर वो रात को पहरा देने लगते हैं उस चोर को पकड़ने के लिए। इवन कि वो तो गिरी को एक बार पकड़ भी लेते हैं, पर गिरी उनके सामने यह कहकर बच जाता है कि वो भी चोर को पकड़ने के लिए पहरा दे रहा है। और ऐसा करते करते शायद उसने गांव में एक भी ऐसा घर नहीं छोड़ा होगा जहां पर उसने हाथ साफ ना किया हो। बट एक बात उसकी अच्छी होती है कि वो उन पैसों का खुद इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो उन्हें गरीब लोगों के घरों में फेंक देता है। नाउ इस गांव में एक ऐसा इंसान होता है जिसकी पहुंच दूर दूर तक होती है, और सेम इसी की वजह से ये कहता है कि अगर वो चोर उसके घर में चोरी करने के लिए आया तो वो एसपी से लेकर आईजी तक की नींद हराम कर देगा। एंड सिंस की गिरी ये सारी चोरी सिर्फ देव का नाम बदनाम करने के लिए कर रहा होता है, वो उसका घर कैसे छोड़ देता, जिसके घर में चोरी होते ही देव को बड़े बड़े ऑफिसर से फोन आना शुरू हो जाते हैं। नाउ थाम्बी एक बड़ा आदमी होता है, इसलिए उसके घर में ज्यादा लोग नहीं जाते, और जो जाने वाला होता है उनमें से एक होता है शाहजी, जो कि थाम्बी के लिए पैसों की लेन देन करता है। नाउ शाहजी सेम वही इंसान होता है जिसने गिरी का मजाक उड़ाया था ढाबे में, और इसलिए गिरी कहता है कि शाहजी पर उसे शक है, वो तो क्लास में भी चोरी किया करता था, चोरी करने की आदत उसकी बचपन की है। फिर क्या था, शादी को किया जाता है अरेस्ट और उसकी करी जाती है अच्छी तरह से पिटाई। और सिचुएशन को और भी खराब करने के लिए गिरी यहाँ पर ढाबे में जाकर सुरेश को इनडायरेक्टली भड़काता है प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगले दिन डीएसपी सर आ रहे होते हैं थाने में, और अगर उनके सामने प्रोटेस्ट हुआ तो यहाँ पर देव की प्रॉब्लम और भी बढ़ेगी। जिसके अगले दिन देव एसआई सुखमरन को बताता है कि सिचुएशन अब उन्हीं के अगेंस्ट हो गई है, क्योंकि थाम्बी ने यहाँ पर डीएसपी को कंप्लेन कर दी होती है कि पुलिस ने शाहजी को जानबूझकर पकड़ा है और उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। और सेम ही दिन सुरेश भी अपने सोशल वर्कर के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाता है ताकि वो शाहजी को छुड़ाकर वहां से लेकर जा सके। नाउ ये पीसफुली बात कर ही रहे होते हैं कि गिरी बिना बात के सुरेश को एक बार फिर से मार देता है, जिससे सभी लोग गुस्से में पुलिस के अगेंस्ट नारा लगाने लग जाते हैं। जिसके ठीक कुछ देर बाद डीएसपी सेम यहीं पर आते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो शाहजी को उसी वक्त छोड़ने की बात करते हैं, और फिर वो देव को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाते हैं पुलिस का नाम खराब करने के लिए, जिससे यहाँ पर देव की सिचुएशन ऐसी हो जाती है जैसे कि किसी ने उनके सारे कपड़े उतार रखे हों। और अब तो दबाव और भी ज्यादा होता है, जिसमें उन्हें 3 दिन के अंदर चोर को पकड़ना होता है, नहीं तो डीएसपी उन्हें सस्पेंड कर देंगे। जिससे गिरी यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए आगे आता है और कहता है कि वो एक ऐसे पर्सन का इंतजाम कर देगा जो कि सारे इल्जाम अपने सर ले ले, जिसके लिए देव मना करते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं होगा जिसके बेस पर वो उसे चोर साबित कर सके, जिससे आगे की कार्रवाई में प्रॉब्लम हो सकती है। बट गिरी उसे भरोसा दिलाता है कि वो सारा बंदोबस्त कर देगा, नहीं तो उनके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है रियल चोर को पकड़ने का। जिससे देव यहाँ पर मजबूर हो जाता है क्योंकि पुलिस जिसे इतने दिनों में नहीं पकड़ पाई वो उसे 3 दिन में कैसे पकड़ती, और इसलिए वो गिरी की बात मान जाते हैं। जिसके लिए गिरी जाता है कान्यान के पास और उसे सारी बात बताकर सारा इल्जाम खुद पर लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वो उसे पैसे भी ऑफर करता है। एंड सिंस की कान्यान को पूरा पता होता है कि गिरी ने ही वो सारी चोरी की और वो उसे झूठ नहीं बोलेगा, वो मान भी जाता है उसका साथ देने के लिए। जिससे गिरी यहाँ पर पूरे गाँव में फेमस हो जाता है उस चोर को अकेले ही पकड़ने के लिए। बट उसके दिमाग में तो यहाँ पर एक और प्लान चल रहा होता है जिसकी वजह से देव की यहाँ पर बहुत बदनामी होगी, और वो प्लान होता है कान्यान को जेल से भगाना, जिसके लिए वो उसे कहता है कि सीआई देव ने उसे धोखा दिया और अब वो उसे रिहा नहीं करेगा। बट वो कान्यान का भी भरोसा जीतने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो उसे एक चाबी देता है ताकि वो अपनी हथकड़ियां खोलकर भाग सके, जिसे कान्यान एग्जीक्यूट करता है कुछ समय बाद जब पुलिस उसे कोर्ट लेकर जाने लगती है, और वो टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है और नदी कूदकर दूसरी तरफ तमिलनाडु में चला जाता है। जिसकी वजह से डीएसपी सर देव के साथ 2 और कांस्टेबल को सस्पेंड कर देते हैं। बट देव यहाँ पर जाने से पहले गिरी को वार्निंग जरूर देता है कि वो समझ गया है कि ये सब किसका रचाया हुआ खेल है
और जब वो वापस आएगा तो वो उसके इस रचाए हुए खेल का दी एंड कर देगा। जिसके कुछ समय बाद सीन शिफ्ट होती है एक बैंक में, जहाँ पर गिरी लोन लेने के लिए जाता है अपने घर की रेनोवेशन के लिए, जहाँ पर लक्ष्मी भी होती है और एक ऐसा पर्सन भी जो कि गिरी को बहुत ही अच्छे से जानता होता है, और ये भी पैसे लेने के लिए आया होता है जो कि वो विड्रॉ करता है 50,000 रुपीज। ऑन दी अदर हैंड देव अपने 2 कांस्टेबल के साथ गिरी को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाता है, क्योंकि इन्हें पूरा यकीन होता है कि गिरी और कान्यान मिले हुए हैं, और इसीलिए देव यहाँ पर इन दोनों को गिरी पर नजर रखने के लिए कहता है और साथ ही कान्यान को ढूंढने के लिए भी। जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है रात के टाइम। हालांकि गिरी का मकसद कंप्लीट हो चुका होता है जिसके लिए वो चोरी कर रहा था, बट अब जैसे उसे चोरी करने की लत लग चुकी होती है, क्योंकि उसे नींद नहीं आती अपने ही घर में। बिना चोरी किए उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कि बिना शराब के शराबी की। वो खुद को लाख मनाता है कि वो चोरी ना करे। चोरी की बात को अपने दिमाग से निकालने के लिए ठंडे पानी में अपना सर तक डाल देता है, पर कोई असर ही नहीं पड़ता। जिससे लास्ट में वो चोरी करने के लिए निकल जाता है, और चोरी करने के लिए वो सेम उसी आदमी के घर में जाता है जिसको उसने बैंक में देखा था। बट जैसे ही वो उस घर में घुसता है, वो पर्सन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, इवन कि उसका चेहरा तक देख लेता है और उसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए। जो कि जब उसे नहीं पकड़ पाता तो वो उसे सुबह देख लेने की बात करता है कि अब वो पूरे गांव को उसके बारे में सब कुछ बता देगा। जिससे डर की वजह से गिरी रात को ही केरला छोड़कर तमिलनाडु में चला जाता है, जिसे जाते हुए देख लेते हैं देव, जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। जिसके अगले दिन गिरी डर की वजह से अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन में इमेजिन करने लगता है, जहां पर पुलिस उसे अरेस्ट करके लेकर जा रही होती है और उसकी माँ और पिल्लई सर शर्म से अपना सर नीचे किए हुए होते हैं। और ये डर देखा जाए तो स्वाभाविक भी होता है, क्योंकि उस पर्सन ने उसे रंगे हाथों जो पकड़ा होता है, और सेम ही डर की वजह से वो पूरे दिन घर वापस नहीं आता। बट जब उसके अगले दिन वो केरला वापस आता है तो पुलिस उसे रास्ते में ही पकड़ लेती है और उसे गाड़ी साइड में लगाकर अपने साथ चलने के लिए कहती है पुलिस जीप में। जिससे गिरी को लगने लगता है कि अब उसके साथ वही सब कुछ होगा जो कि वो इमेजिन कर रहा था। बट पुलिस जिस जगह पर उसे लेकर जाती है, उस जगह पर जाते ही गिरी को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि जिस पर्सन ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था सेम वही पर्सन पेड़ पर लटका होता है। जिससे गिरी को समझ में नहीं आता कि वो खुश हो उसके मरने पर या फिर अपनी गलतियों पर पछतावा करे कि उसे एक और मौका मिला। अभी के लिए तो गिरी डरा हुआ होता है कि कहीं उस पर्सन ने अपने घर वालों को उसके बारे में ना बता दिया हो। बट जब उसे एहसास होता है कि वो सेफ है और उसे उस पर्सन के अलावा कोई और नहीं जानता, तो वो उस जगह की अच्छी तरह से छानबीन करने लगता है, क्योंकि ये एक सुसाइड बिल्कुल भी नहीं होती। नाउ कहानी के पहले केस और इस केस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, जैसे कि फांसी का वो फंदा जो कि पीले रंग का होता है और वो भी एकदम नया। साथ ही उस पर्सन से भी सेम ही स्मेल आती है जैसे कि पहले पर्सन से आए थे, मतलब कि दोनों का किलर सेम है और मर्डर करने का तरीका भी। अभी के लिए इसे इस जगह पर टायर के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें वो सबूत के तौर पर अपने साथ ले जाता है, और फिर वो जाता है उस पर्सन के घर, जहां पर भी वो एविडेंसेस को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उस रात भागते हुए उसने वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई देखी थी और सेम उसी जगह पर जाने पर उसे टायर के निशान भी दिखते हैं। नाउ गिरी पर यहाँ कोई नजर रखे होता है और गिरी को ये फोटो खींचता हुआ देख वो उसे उस रात की एक वीडियो भेजता है जिसमें गिरी भागते हुए निकल रहा था उस घर से, और वो पर्सन ठीक उसी के पीछे भाग रहा था उसे पकड़ने के लिए। जिससे गिरी समझ जाता है कि वो पर्सन ठीक यहीं पर है जिसने स्वामी को मारा है। पर जब वो सेम उसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है तो वो नंबर बंद निकलता है। बट इन सब से इतना तो कंफर्म हो जाता है कि वो पर्सन गिरी पर नजर रखे हुए है। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होती है ऑफिसर पिल्लई के घर की तरफ, जहाँ पर गिरी इस केस के बारे में उसे बताने के लिए जाता है और उसे सुसाइड न कहकर मर्डर कहता है। जिसके लिए जब पिल्लई सर उसे पूछते हैं कि आखिर ये मर्डर कैसे है, तो गिरी यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि जमीन पर मल मूत्र के कोई भी निशान नहीं थे, पर उसके कपड़ों पर थे। मीन्स कि उसे मारा कहीं पर और फिर लटकाया कहीं और। साथ ही येलो कलर की नई रस्सी का इस्तेमाल करना जो कि पहले मर्डर में भी हुआ था। साथ ही जमीन पर कोई स्टूल या कुर्सी भी नहीं होती जिस पर चढ़कर वो सुसाइड करे, और अगर वो पेड़ पर पहले रस्सी बांधता फिर उस रस्सी को अपने गले में बांधकर कूदता तो उसकी गर्दन बहुत ही बुरी तरह से टूट जाती है, जिससे दर्द की वजह से वो मर जाता।
बट यहाँ पर उसकी गर्दन नहीं टूटी होती, विच मीन्स कि कोई और उसे वहाँ पर लेकर बस लटका दिया पेड़ से। साथ ही गाड़ी के टायर के निशान भी होते हैं उस जगह पर जिसमें वो पर्सन हो सकता है उसे लेकर आया हो, जिससे पिल्लई सर ये सारी बातें उसे यहाँ पर अपने स्टेशन में बताने के लिए कहता है ताकि उसे हेल्प मिल सके इस केस को सॉल्व करने में। जिसके लिए जब गिरी ऐसा ना करने की बात करता है तो पिल्लई उससे उसका रीजन पूछते हैं, जिससे गिरी डरते हुए उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं बिगनिंग से अब तक, जिसे सुनकर पिल्लई सर उसे खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं और खुद भी रोने लगते हैं क्योंकि बदले की आग में जलते हुए गिरी यहाँ तक पहुंचा होता है और अगर वो अपने बदले के इमोशन को त्याग देता तो सिचुएशन ही अलग होती। जिससे गिरी अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करने की बात करता है, बस उसे उसकी मदद चाहिए होती है ताकि ये सब कुछ पीसफुली निपट जाए। जिसके लिए पिल्लई सर उसे अपने साथ अपने घर में ही रखते हैं एक रात और फिर वो उसे अगले दिन लेकर जाते हैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास ताकि गिरी की इस प्रॉब्लम की कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। जहाँ पर गिरी अपने बारे में सब कुछ उस साइकियाट्रिस्ट को बताता है, जिसकी बातें सुन वो पिल्लई सर से कहते हैं कि गिरी को डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्सिव कंट्रोल है, मतलब कि जब कोई उसके ईगो या एबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाता है तो गिरी उसे एक चैलेंज की तरह लेता है कि वो तो उस काम को करके ही दिखाएगा। मतलब कि एज अ पुलिस ऑफिसर अगर कोई उसे कहता है कि वो इस केस को सॉल्व नहीं कर सकता तो गिरी इसे एक चैलेंज की तरह लेगा और रात दिन एक कर देगा उस केस को सॉल्व करने में। बट अगर कोई उसे ये कहता है कि मेरे घर में कोई चोरी नहीं कर सकता तो उसकी चोर वाली पर्सनैलिटी उसे चोरी करने के लिए मजबूर कर देगी, जो कि एक प्रॉब्लम वाली बात होती है क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जिसके लिए यह साइकियाट्रिस्ट उसे थेरेपी सेशन में आने के लिए कहता है जहां पर वो उसका ब्रेन वॉश करके उसे एक नॉर्मल आदमी बना देगा। भाई मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर कोई आपकी थिंकिंग चेंज कर सकता है तो वो सिंपली आपका ब्रेन वॉश कर रहा है बिना डिटर्जेंट के। नाउ कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है जब ये लोग वापस आने लगते हैं। पिल्लई सर उसे सब कुछ भूलकर थेरेपी सेशन में ध्यान देने के लिए कहते हैं, बट गिरी यहाँ पर कहता है कि उसे इस केस को सॉल्व करना है, जिसके लिए पिल्लई उसे एक तरह से चैलेंज करते हैं कि वो अकेले इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। बट जब गिरी कहता है कि वो कर लेगा तो पिल्लई सर यहाँ पर एक डेडलाइन सेट कर देते हैं कि वो सीआई देव के वापस आने से पहले इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। जिससे गुस्से में गिरी इसे एक चैलेंज की तरह लेता है और कहता है कि वो इस केस को अकेले ही सॉल्व करेगा और वो भी सीआई देव के वापस आने से पहले। जिससे इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आगे आते हैं पिल्लई सर और कहते हैं कि वो इस केस को सॉल्व करने में उसकी मदद करेंगे। नाउ गिरी शुरू से सब कुछ बताने लगता है विद लॉजिक, जिसके लिए गिरी कहता है कि जब स्वामी उसके पीछे भागा तो वो वापस अपने घर में नहीं गया होगा, क्योंकि अगर वो अपने घर में जाता तो उसके बारे में वो उसकी वाइफ और बेटे को जरूर बताता और वो उसे बहुत ही आसानी से पहचान लेते, जो कि उन्होंने नहीं किया। मींस कि जब स्वामी बाहर निकला तभी उसकी किडनैपिंग हुई होगी। सेकेंडली पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी मौत फांसी लगाने से हुई, बट डॉक्टर को ये नहीं पता होता कि कहां और कैसे हुई, क्योंकि उसने क्राइम सीन जो नहीं देखा होता। बट गिरी ने यहाँ पर अच्छे से उस क्राइम सीन को देखा होता है, जहाँ पर ना तो कोई स्टूल होती है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट जिस पर चढ़कर स्वामी अपने आप को फांसी लगाएगा। और अगर वो पेड़ से कूदकर सुसाइड करता तो उसकी गर्दन बुरी तरह से टूट जाती, जो कि नहीं हुई होती। प्लस 3 और इम्पोर्टेंट सबूत होते हैं, जैसे कि वो पीली वाली रस्सी, टायर के निशान और स्वामी के कपड़ों से एक अलग सी स्मेल। साथ ही गिरी ने यहाँ पर स्वामी के रिलेटिव्स और नेबर से भी बात करी होती है, जिसमें एक पर्सन बताता है कि स्वामी के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। वो हमेशा ही दुखी रहता था, बट सुसाइड करने से ठीक पहले उसने उसे बहुत खुश देखा था, जहाँ पर वो कहीं जाने की बात कर रहा था, जहाँ से वापस आने के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मींस की जो वैन गिरी ने उसके घर के बाहर देखी थी वो स्वामी को लेने के लिए आई थी और स्वामी उस रात उसी गाड़ी में जाने के लिए घर से निकल रहा था जब उसने उसे पकड़ा। नाउ गिरी यहाँ पर 2-3 और भी सिमिलर केसेस के बारे में पूछताछ करता है, जिसमें एक चीज बहुत कॉमन होती है कि जिन्होंने भी सुसाइड करी होती है उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बट मरने से ठीक पहले वो सभी कहीं जाने की बात करते हैं, जहां से वापस आने के बाद उन्हें यकीन होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा उनकी लाइफ में। और सिमिलर केसेस की तलाश करते करते गिरी पहुंच जाता है तमिलनाडु, जहां पर थाने का ऑफिसर तो गिरी की कोई भी मदद नहीं करता, बट उसके जैसा एक कांस्टेबल गिरी की बहुत मदद करता है इस केस को सॉल्व करने में और सिमिलर केसेस की उसे सारी डिटेल्स देता है, जिससे ये पूरा मामला
बन जाता है सीरियल किलिंग्स का। मीन्स कि हर महीने कोई लोगों को मार रहा है फॉर अ रीजन। और गिरी जैसे जैसे इस केस के अंदर तक जाने लगता है, रियल किलर परेशान होकर गिरी को वो वीडियोस भेजने लगता है जिसमें वो उस घर में घुस रहा होता है चोरी करने के लिए। मीन्स कि गिरी सही रास्ते पर है और वो जल्दी ही उस तक पहुंच जाएगा। बट गिरी के रास्ते में कांटे ही कांटे होते हैं। एक तरफ होता है वो किलर जो कि उसे रोकना चाह रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ होता है देव जो कि गिरी को किसी भी हाल में अरेस्ट करना चाहता है। इसलिए ऑफिसर पिल्लई इसे यहाँ पर सुझाव देते हैं डिपार्टमेंट से हेल्प लेने की, क्योंकि सीरियल किलिंग के इस मामले में जान का भी खतरा हो सकता है। जिसके लिए गिरी सुकुमारन सर का नाम रिकमेंड करते हैं, जिसे ये सारी बातें बता देते हैं शुरू से लेकर अब तक की, ताकि उनके मन में कोई भी सवाल ना रह जाए। नाउ एक रात गिरी जब बाइक में घर वापस आ रहा होता है तो वो किसी को झाड़ियों में भागता हुआ देखता है, जिसका जब वो पीछा करते हुए जंगल के रास्ते आगे जाता है तो उससे वो सेम वैन नजर आती है जो कि उसने स्वामी के घर के बाहर देखी थी। जिसके कुछ देर बाद हमें यहाँ पर बहुत ही लंबी चेजिंग सीन देखने को मिलती है जब वो पर्सन गिरी से बचकर भागने की कोशिश करता है। गिरी ऑलमोस्ट उसे पकड़ ही लिया होता है, बट वो पर्सन गिरी को खेत में ढकेलकर उसे दूर जाने में कामयाब हो जाता है। जिसके अगले दिन पुलिस को एक और डेड बॉडी मिलती है और ये बॉडी होती है एक लेडी की, जिसकी लाश को उस पर्सन ने पानी में फेंक दिया होता है। बट उस लाश की वजह से गिरी को इन सभी मर्डर्स में एक कॉमन लिंक मिलता है कि किलर उन सब को अमावस्या की रात को मार रहा है। जिससे कहानी यहाँ से टर्न लेती है ब्लैक मैजिक की तरफ कि कोई ब्लैक मैजिक करने के लिए लोगों की बलि चढ़ा रहा है। सेम वैसे ही जैसे कि दिल्ली में बुरारी मर्डर केस हुआ था, जहाँ पर एक ही परिवार के 11 लोगों ने सुसाइड कर ली थी अमर होने के अंधविश्वास में। और अंधविश्वास के इस जाल में केरला भी कोई कम नहीं फंसा होता। यहाँ पर तो एक केस ऐसा होता है जिसमें लोग एक बच्चे की बलि दे देते हैं अमीर बनने के अंधविश्वास में। नाउ कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है स्टेशन की तरफ। देव और उसके साथी ने कान्यान को अरेस्ट कर लिया होता है और वो उसके साथ बहुत मारपीट कर रहे होते हैं ताकि वो सच बता दे कि उसकी मदद किसने करी थी जेल से भागने में। बट इतना मार खाने के बाद भी कान्यान उन्हें गिरी का नाम नहीं बताता और कहता है कि उसने खुद वो चाबी चुरा ली थी जिससे उसने अपनी हथकड़ियां खोली। जिसको झूठ बोलता हुआ देखकर देव उसे और मारता है, जिसकी हालत को देखकर गिरी इमोशनल हो जाता है। जिसे रोता हुआ देख कान्यान उसे कहता है कि चोर के उसूल उसे चोरी करना सिखाते हैं, धोखा देना नहीं। जिससे गिरी भी उसे वादा करता है कि वो उसे जेल जाने नहीं देगा। जिससे कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है एक नए एविडेंस की तरफ, एक चिट जो कि उन्हें उस लेडी के पर्स में से मिलती है, जिसमें ऐसे सामानों की लिस्ट होती है जो कि आम पूजा में इस्तेमाल नहीं होती। और सेम ही तरह की चिट बाकी सारे मरे हुए लोगों के घर से भी मिलती है, जिससे उसी चिट में लिखी सामानों के बारे में जानने के लिए गिरी जाता है मुख्य पुजारी जी से मिलने, जो कि उस लिस्ट को देखकर उससे पूछते हैं कि क्या वो सारे लोग अभी भी जिंदा हैं जिन्होंने वो पूजा की। दरअसल इनकी ऐसा कहने का रीजन होता है वो लिस्ट, क्योंकि जो सामान उसमें लिखे होते हैं वो एक ऐसे रिचुअल में इस्तेमाल होते हैं जिसमें इंसान अपनी आत्मा का सौदा शैतान से करता है और बदले में शैतान उसे इमोर्टैलिटी और धन दौलत देते हैं। मीन्स कि ये क्लियर केस ऑफ मर्डर है जिसमें कोई उन्हें बहला फुसलाकर उन्हें कहीं बुला रहा है पूजा के नाम पर और फिर वो उन्हीं की बलि चढ़ा रहा है उन्हें ठग कर। जिससे गिरी उनसे पूछते हैं कि ऐसा कौन होगा जो कि इस तरह के पूजा करता हो, क्योंकि आम आदमी तो ये सब नहीं करेगा। जिसके लिए स्वामी कहते हैं कि केरला तमिलनाडु के बॉर्डर के जंगल में एक गाँव था जहाँ पर यह पूजा किया जाता था बहुत पहले, जहाँ पर यह पूजा सिर्फ ट्रांसजेंडर किया करते थे और वो भी वासु नक्षत्र में पैदा हुए ट्रांसजेंडर, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि उनके अंदर शिव और शक्ति दोनों की ही ताकत है। बट एक लैंडस्लाइड की वजह से वो पूरा गांव खत्म हो जाता है और बचे हुए ट्रांसजेंडर्स को उन्होंने अच्छी सीख देकर उस अंधविश्वास से दूर कर दिया। साथ ही स्वामी जी ये भी कहते हैं कि उनके पास एक बार ऐसा स्टूडेंट आया था जो कि चोरी छुपे तांत्रिक क्रिया करता हुआ पकड़ा गया था और वो भी एक लेडी के कॉस्ट्यूम में। जिससे जब उन्होंने ऐसा करने का रीजन पूछा तो उसने बताया कि जब इंसान मरता है तो उसके शरीर से 10 प्राण शक्ति बाहर निकलती है और जो प्राण शक्ति सबसे आखिर में निकलती है वो है धनंजय प्राणा, जो कि तब निकलती है जब इंसान के शरीर को जलाया जाए और उसकी कमर की हड्डी टूटे। इसी आखिरी
प्रोसेस में आत्मा अपने मरे हुए शरीर से बाहर निकलती है और दूसरा शरीर धारण करती है। बट उस स्टूडेंट का मानना होता है कि वो एक रिचुअल के जरिए उस प्राण शक्ति को अपने शरीर में धारण कर सकता है और अमर हो सकता है। जिसके बाद वो स्टूडेंट गायब हो गया और एकमात्र वो किताब भी जिसमें उस जगह तक पहुंचने का रास्ता लिखा था। एंड सिंस के इस इंसिडेंट को हुए कई साल हो चुके होते हैं, स्वामी को ये याद नहीं होता कि उस स्टूडेंट का नाम क्या था या फिर वो कैसे दिखता था। जिससे गिरी वहां से निकलकर जाता है एक और पुजारी के पास, जो कि उस लिस्ट में लिखे सामान को देखकर उसे बताता है कि सेम यही सामान लक्ष्मी के पापा मनोहरन भी खरीद रहे थे। जिससे गिरी बिना टाइम गवाए मनोहरन से मिलते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि लक्ष्मी की कुंडली से दोष हटाने के लिए वो एक पूजा करवा रहे हैं और ये सारे सामान लाने के लिए दुरई नाम का एक पुजारी कहता है, जो कि सेम अभी उन्हीं के घर में होता है। और सेम उसी से जब ये पूछते हैं कि वो पूजा कहाँ होने वाली है, तो ये कहते हैं कि तमिलनाडु के जंगल में कहीं पर। और ऐसा कह के जब वो जाने लगते हैं तो गिरी को उससे वही स्मेल आती है जो कि सभी डेड बॉडीज से आई थी। मीन्स कि शायद उसे वो किलर मिल गया। बट गिरी उसे अभी भी अरेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसके पास उसके अगेंस्ट कोई सबूत जो नहीं होते। बट वो उसका नंबर और एड्रेस लेने की कोशिश जरूर करता है और सेम ही नंबर को वो देता है अपने डिपार्टमेंट में, ताकि वो सारे डिटेल्स निकाल सके। जिसके बाद गिरी दुरई के घर में जाता है उससे एक प्रेडिक्शन करवाने, एंड ऑफ कोर्स वो उससे उन सारी डेड बॉडीज के बारे में पूछता है, जिसके लिए दुरई एक रिचुअल करता है और कहता है कि उन सब की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, बल्कि उन सब की बलि चढ़ाई गई है। नाउ गिरी को ये तो पहले से ही पता होता है, इसलिए गिरी उसे अपने बातों में उलझाता है ताकि वो ईगो में आकर कुछ ऐसा बता दे जिससे उसका शक यकीन में बदल जाए कि उसी ने सबको मारा है। जो कि दुरई ऐसा करता भी है और कहता है कि भगवान भी किसी राक्षस को मारते नहीं, वो बस उसके अंदर की बुराई को निकाल कर अपने शरीर में धारण कर लेते हैं, जिससे वो आत्मा भी पवित्र और पूजनीय हो जाती है। जिससे गिरी को याद आता है कि स्वामी ने उसे एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताया था जो कि आत्मा को अपने शरीर में धारण करने की बात कर रहा था अमर होने के लिए, और हो सकता है कि ये वही पर्सन हो जो कि उन सबको सिर्फ इसलिए मार रहा हो ताकि वो अमर हो सके। इसलिए गिरी उसे इनडायरेक्टली वार्निंग देता है कि पुलिस उस साइको को जल्दी ही अरेस्ट कर लेगी जो कि उन सभी लोगों को मार रहा है। जिससे गुस्से में आकर दुरई उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है शाम के टाइम, जहां पर गिरी दुरई के बारे में पिल्लई सर को बताते हैं और कहते हैं कि वो अगले 2 दिन में उसे जंगे हाथों पकड़ लेंगे, क्योंकि एक दिन बाद यहाँ पर अमावस्या आने वाली होती है। तो वहीं दूसरी तरफ सुकुमारन सर गिरी को इन्फॉर्म करते हैं कि दुरई का 2nd नंबर फिर से एक्टिवेट हो गया है और वो भी उन्हीं की लोकेशन पर। मीन्स कि गिरी से यहाँ पर कुछ तो मिस हुआ है जिसके बारे में उसे पता नहीं होता। मे बी दुरई का एक और साथी हो जो कि उसकी मदद कर रहा हो। अभी के लिए तो गिरी के लिए ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जंगल में वो मंदिर कहाँ पर था जहाँ पर वो पूजा होती थी। जिसके लिए वो फिर से स्वामी के पास जाता है, जो कि उसे कुट्टाकुड़ी हिल्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगर वो किसी पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर से मिले तो वो उसे उस मंदिर का रास्ता बता देंगे। जिसके लिए गिरी हेल्प मांगता है पिल्लई सर से, जो कि उसे एड्रेस बताता है एक सबसे पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर का, जो कि गिरी को उस मंदिर की सारी हिस्ट्री बता देते हैं और साथ ही उस तक पहुंचने का रास्ता भी। एंड सिंस की आज रात ही अमावस्या होती है, गिरी को आज ही निकलना होता है उस जगह की तरफ, जहां पर रास्ते में जब उसे वो वैन दिखाई देती है तो गिरी समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है। पर आगे बढ़ते बढ़ते अंधेरा हो जाता है और गिरी को सुकुमारन सुनाते हैं एक बैड न्यूज कि दुरई उस पूजा के लिए लक्ष्मी को अपने साथ ले गया है। मीन्स कि अगर गिरी लेट हुआ उस जगह तक पहुंचने में तो यहाँ पर अब लक्ष्मी की मौत होगी। जिससे गिरी जल्दी ही आगे बढ़ता है उस जगह की तरफ जहाँ पर उसे रास्ते में मंदिर के टूटे हुए पिलर्स मिलते हैं। मीन्स कि मंदिर भी आस पास ही होगा। और जब वो ध्यान से सुनता है तो उसे घंटी की आवाज भी आने लगती है, जिसका जब वो पीछा करते हुए आगे जाता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है जहाँ से रोशनी बाहर आ रही होती है। जिसके अंदर जब गिरी जाता है तो वो देखता है कि दुरई ने वहाँ पर लक्ष्मी को फंदे पर लटका रखा है, और जब वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो गिरी पर कोई हमला करता है पीछे से। जिसकी बाद में जब आंख खुलती है तो हम गिरी के गले में सेम वही फंदा देख पाते हैं जो कि लक्ष्मी के गले में था। बट इससे भी शॉकिंग बात ये होती है कि दुरई के साथ यहाँ पर मिली होती है लक्ष्मी, क्योंकि स्वामी के अनुसार ये बलि पूजा सिर्फ ट्रांसजेंडर किया करते थे, और वो भी वासु नक्षत्र में पैदा हुए ट्रांसजेंडर।
और लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर होती है और इसी ने वो सारे वीडियोस बनाए होते हैं गिरी को ब्लैकमेल करने के लिए। अब एक तरफ जहाँ पर सारे रिचुअल शुरू हो जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ गिरी उपाय सोचने लगता है कि वो कैसे अपने आप को बचाए, क्योंकि ना सिर्फ उसके गले में फंदा होता है बल्कि उसके हाथ भी बंधे होते हैं। बट उसे एक उम्मीद जरूर मिलती है जब वो अपने पॉकेट में एक लाइटर ढूंढता है और सिम उसी का इस्तेमाल करके वो अपनी रस्सी को जलाने लगता है, जिससे वो अपने हाथ को तो छुड़ा लेता है पर फंदे को जलाते जलाते बेहोश हो जाता है और साथ ही दुरई उसे देख भी लेता है। बट आधी रस्सी जल जाने की वजह से वो टूट जाती है। बट गिरी दुरई से बचने के लिए उससे दूर भागता है, जिसे पकड़ने के लिए दुरई उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर फाइट सीन भी देखने को मिलती है इन दोनों के बीच। ऑन दी अदर हैंड लक्ष्मी एक बार फिर से फांसी का फंदा तैयार करती है, जिसमें मार पीट करके वो एक बार फिर से गिरी को लटकाने की कोशिश करते हैं। गिरी यहाँ पर ट्राई करता है कि वो लक्ष्मी को यहाँ पर इमोशनली कन्विंस करे, बट जब वो नहीं मानती तो वो उसे खींच कर लात मारता है, जिसकी वजह से लक्ष्मी दूर पिलर पर जाकर टकराती है, जिससे उसे बेहोश देखकर दुरई उसकी तरफ भागता है गिरी को छोड़कर। और इसी मौके का फायदा उठाकर गिरी उसी के गले में वो फंदा डाल देता है और एक पिलर को गिरा देता है, जिसकी वजह से दुरई यहाँ पर फांसी पर लटक जाता है। जिससे कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 4 महीने आगे, जहाँ पर एक अखबार में दुरई और लक्ष्मी के बारे में लिखा होता है कि लक्ष्मी ने यह सब दुरई की बातों में आकर किया क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और फिजिकली वो एक ट्रांसजेंडर थी, जिसकी वजह से उसे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। ऑन दी अदर हैंड गिरी की इंटेलिजेंस की वजह से उसे ऑफर आता है क्राइम ब्रांच से, बट लास्ट में हम देखते हैं कि गांव में एक और चोरी होती है, मींस कि ये बंदा नहीं सुधरेगा और ये स्टोरी हो जाती है खत्म। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक मारना दोस्त। आई नो ये स्टोरी बहुत लंबी हो गई, बट इसे अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लेन करने में इतना मजा नहीं आता जितना इसे एक वीडियो में एक्सप्लेन करने में आया। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही और भी धांसू स्टोरीज जल्द ही आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।